देखो तो क्या था, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को डिस्कस किया था, ठीक है। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हमारे डिस्कशन कुछ ये था कि अगर आप कोई भी पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है ना, आप कैसा भी एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है, किसी भी शेप का कैसा भी पैरेललोग्राम, मान लो ऐसे करके एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, और उसमें ये कहा गया था कि आप कोई एक कॉमन पॉइंट चूज कर लें और वहां से दोनों साइड्स के अलाउंग, उसकी जो साइड है उसके अलाउंग, ठीक है, एक वेक्टर बना लें जिसको आप कुछ ए नाम दे दें, फिर एक दूसरी साइड के अलाउंग भी एक वेक्टर बनाएं, ठीक है जी। ये भी कहा गया था कि दोनों साइड्स के अलाउंग अगर आप वेक्टर बनाते हो, प्रीवियस क्लास में ये एक ए और एक बी वेक्टर हो, तो एक और वेक्टर जो आप, इसको हम लोगों ने नाम दिया था कि ये ए था, दूसरी वाली साइड के अलाउंग बी वेक्टर था, ठीक है, ये नाम दिया था। और फिर ये कहा था कि जो तीसरा वेक्टर होता है जो उसी पॉइंट से स्टार्ट करता है बट डायगोनल के अलाउंग जाता है, ये, जिसको अगर हम कोई सी वेक्टर नाम दें, तो ये कहा गया था कि सी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिराइव किया था, डिस्कस किया था। और उस क्लास में ये डिस्कशन भी हो गया था कि अगर हमारे ए और बी वेक्टर के बीच में थीटा का एंगल बन रहा हो, थीटा एंगल, ये जो वेक्टर सी है इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है बाय फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी एंड देन कॉस थीटा। इस तरीके से हम लोगों ने कहा था कि इसको आप ट्राई कर सकते हो। प्लस उसमें एक और पॉइंट डिस्कस हुआ था, अगर आपको याद हो, तो उसमें ये भी कहा गया था कि जो रिजल्टेंट, वेक्टर सी को रिजल्टेंट भी कहते हो, तो उसमें एक डिस्कशन हमारा ये भी हुआ था कि जो रिजल्टेंट है उसका और वेक्टर ए का अगर एंगल कुछ बने, रिजल्टेंट का और वेक्टर ए का कोई एंगल बने, सपोज बीटा, तो इसके बारे में भी एक डिस्कशन हुआ था कि tan ऑफ बीटा यू कैन ऑब्टेन बाय अ फॉर्मूला व्हिच वाज b sin ऑफ थीटा एंड डिवाइडेड बाय a प्लस b ऑफ cos थीटा। यानी कि जो फर्स्ट रिजल्ट था उसके थ्रू आपको मैग्नीट्यूड मिलता है, मतलब यहां से आप मैग्नीट्यूड पाते हो, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट क्या होगा, और सेकंड वाले से आप ये पता लगाते हो कि व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, ठीक है। तो अब उसके आगे से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, जो आज का टॉपिक है अब उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए एक एग्जांपल लेंगे। पहले एक एग्जांपल लो आप और फिर बताना क्या इसका आंसर आना चाहिए। तो एग्जांपल ये है कुछ कि टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड, two forces of the magnitudes 30 Newton and 60 Newton are at angle 60 degree. Find the magnitude of resultant force. So जरा फास्ट करेंगे, what is the magnitude of resultant force? जस्ट वार्म अप करने के लिए फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। Two forces of magnitudes 30 Newton and 60 Newton are at angle of 60 degree. Find the magnitude of resultant force. तो देखिए, टू फोर्सेस, तो फोर्सेस वेक्टर ही तो होते हैं ना, फोर्सेस बेसिकली क्या है, दे आर वेक्टर्स। तो यू आर टॉकिंग अबाउट टू वेक्टर्स, ठीक है, टू वेक्टर्स। तो यहाँ पर भी हमारा ये डिस्कशन था, ए वाज वन वेक्टर एंड बी वाज द अदर वेक्टर। तो फोर्सेस विच आर वेक्टर्स, दे हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 30 न्यूटन एंड 60 न्यूटन। तो कंसीडर 30 न्यूटन एज योर value A and consider 60 Newton as your value B, and they are at angle 60 degree, so consider 60 degree as angle of theta, which is the angle between the vectors A, B and theta, and now apply this formula to get the resultant value. So the resultant force, resultant will be square root of, same formula के हिसाब से 30 square will be 900 plus 60 square plus 2 times A into B and then cosine of theta. This will be cosine of 60 degree, which is 1/2.
कोसाइन ऑफ 60 विल बी 1/2। और अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करो और देखो इसकी क्या वैल्यू आती है। और आंसर बताइएगा क्या आता है, जो भी, अगर आप किसी के आंसर आ जाते हैं तो बताना क्या आंसर आएगा। कोसाइन 60 डिग्री इज 1/2। आप ये बता दो, स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू बता दो, सिर्फ स्क्वायर रूट के अंदर क्या वैल्यू आ रही है इतना ही बता दो, आप पूरा ना बताओ। कोसाइन 60 डिग्री है, आप मुझे सिर्फ इतना ही बता दो कि स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू क्या होगी, और कुछ ना बताएं। 6300, ओके, विच इज 30 एंड 30 स्क्वायर रूट 7, ओके। हाँ बस इतना ही बताओ बच्चे। देखो आपको ना मैथमेटिकल पार्ट से ये, ठीक है, तो ये वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 6300 विच इज 30 स्क्वायर रूट ऑफ 7 न्यूटन, ये आंसर होगा। हाँ जी अनुसार, ठीक है बच्चे। और ठीक है, अब ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। मैं एक और एग्जांपल दूंगा, एक और एग्जांपल यहीं पर, एक और एग्जांपल देंगे, एग्जांपल 2, और बताना है। फिर से सेम क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 30 न्यूटन एंड 60 न्यूटन, सेम क्वेश्चन है, आर एट एंगल ऑफ लेट्स से 37 डिग्री, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। सेम क्वेश्चन, सिर्फ एंगल चेंज कर दिया है। एंड कोसाइन ऑफ 37 डिग्री हैज अ वैल्यू 4/5। चेक करें अब इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, अब आप समझ जाओगे, जल्दी से बताना है। यहाँ पर एंगल बदल जाएगा, ये कोसाइन 60 डिग्री की जगह पर कोसाइन 37 कर दीजिए, 4/5 कर दीजिए, और उसके हिसाब से बताओ कि क्या आंसर आएगा। अथर्व, योर आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 5580, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ 5580। ठीक है, एनीवन एल्स हु हैज गॉट द आंसर? पुनीत, आंसर आया? अनुषा शुक्ला, कहाँ तुम्हारा आंसर? काव्या, ओके, स्क्वायर रूट में 7380, स्क्वायर रूट 7380, स्क्वायर रूट 7380, ये आंसर है ना? ठीक है, आकर सही है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 7380, और मैं उसका स्क्वायर रूट या आप निकाल सकते हो, बट वो मेरा भी पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है। अतर कोई बात नहीं, तो 7380 आंसर है ना इसका, ठीक है, ओके। अब आप बताओ ऐसा क्यों है, जबकि सेम डेटा यूज किया मैंने यार। और आप देखो तो यहाँ पर सेम डेटा है ना, यहाँ भी 30 न्यूटन है, 60 न्यूटन है, प्रीवियस एग्जांपल में भी 30-60 था, ये 30 ये सर 60। एंगल की वजह से, इसकी वजह से, एंगल की बिल्कुल, वजह से। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, because now the two forces are at different angle, now they are at 37 degree angle, earlier they were at 60 degree angle and now they are at 37 degree angle, and that is why the answer is different.
So can we say one statement? Can we pass one statement that the resultant of two forces, or to be in more general, the resultant of two vectors, the resultant of two forces, or to be more specific, the resultant of two vectors. It depends upon the angle between the two vectors. Is it right or not? The resultant of any two vectors is dependent. पुनीत डेसिमल्स में निकालना होगा वैल्यू, एग्जाम में वो देखेंगे बच्चा, वो मैथमेटिकल पार्ट है, उसमें मत जाओ, अभी आप कंसेप्चुअल लर्निंग पर आओ। हाँ, स्क्वायर रूट में भी छोड़ देंगे तो आंसर आ जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमारा जो कंसेप्ट है आप उसका आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दें कि टू बी मोर जनरल, कैन वी से दैट द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। If you add the same vectors at different angle, you will get different resultant. The two examples in which we are adding the two forces, and in both examples our forces have same magnitude, 30 and 60. In example 1 and as well as in example 2, it is 30 and 60. But in the first example, the two forces are at 60-degree angle. In the second example, the two forces are at 37-degree angle, and therefore the answer is different. Right? ठीक है, डिपेंडेंट है। ओके ठीक है बच्चे, बाकी लोग का भी आंसर बच्चे, बाकी लोग सब लोग कंफर्म करेंगे इसको, वरना देखो फिर आप रह जाओगे। अगर मैं किसी एक स्टूडेंट के पॉइंट से अगर आगे बढ़ गया तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, है ना। तो आप अपने अपने आंसर्स कंफर्म करें कि अगर आपको भी ये बात समझ में आती है। ठीक है जी, थर्ड अनुसार ठीक है। चले, तो अब मेरा नेक्स्ट एग्जांपल आएगा। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, उसका बताना क्या होगा। ठीक है, माय नेक्स्ट एग्जांपल, जस्ट अ मिनट, इसको पहले डिलीट कर दें पूरा। ठीक है जी, नेक्स्ट एग्जांपल। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल पे ध्यान रखिएगा। टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 16 Newton and 4 Newton are acting on the same object, Find the magnitude of resultant force. आंसर दें, आपका वेट कर रहा हूं आंसर का। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। चलिए वेट कर रहा हूं, अपना आंसर दीजिएगा, क्या आंसर आएगा। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। पुनीत क्वेश्चन इतना ही है, क्वेश्चन इतना ही है, अब आप क्या कहोगे। ओके, मनन महेश्वरी हैव गॉट द आंसर। आकाश आंसर बताओ, आकाश सक्सेना आंसर बताओ। आदिति तुम्हारा आंसर क्या है भाई। अनन्या, अनुषा शुक्ला, अथर्व, कौस्तुभ कुमार, काव्या। चलिए आंसर दें अपने अपने आंसर। अनन्या का भी आंसर आ गया।
जो भी आपके माइंड में थॉट चल रहा है वो सब बता दे, क्या अभी जो भी थॉट चल रहा है। 20, सर्व 20। ठीक है, बाकी के आंसर क्यों नहीं आ रहे भाई? ठीक है अनुसरी, 20 आ रहा आंसर। पुलकित, आंसर अभी एक लोग के नहीं आया बेटा, क्या है उनको आवाज नहीं आ रही क्या, मतलब वो कनेक्टेड नहीं है, क्या है उनको? आदित्य कुशवाहा, क्या तुमको आवाज नहीं आ रही है? आकर्ष का आंसर तो आ गया है। चल, ओके। तो मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर दिया है, ठीक है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका आंसर दिया है, ठीक है। बट पुलकित के अलावा ऑलमोस्ट पूरी क्लास थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली गलत आंसर दे रही है। तो मैक्सिमम लोगों ने जो आंसर दिया है वो 20 न्यूटन दिया है, और ये एक रॉन्ग आंसर माना जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है जी, ये एक रॉन्ग आंसर है। क्यों रॉन्ग आंसर है? आप अभी अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, आप इस फॉर्मूले को देखो कि रिजल्टेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको जो रिजल्टेंट है उसको फाइंड आउट करने का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसके अंदर आपको ए और बी दोनों चाहिए। तो ए और बी तो आप इसको कह सकते हो टू फोर्सेस में, द टू फोर्सेस, उनमें से एक को तो आप ए मान लो कि दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, 4 न्यूटन कैन बी कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ बी। तो यू नो द वैल्यू ऑफ ए, यू नो द वैल्यू ऑफ बी, बट वेयर इज थीटा? थीटा क्या रखोगे इसमें? अनन्या 16.49 आंसर दे रहे हो बच्चा, कैसे? देखो तो इस पूरे क्वेश्चन में मैंने थीटा कहाँ बता रखा है आपको? क्या इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन है? इज देयर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एंगल ऑफ वेक्टर्स? Is there any information about angle between these two vectors? As it was in the previous example, 60 degree and 37 degree, it was given in the previous examples, but now it is not given. It is given that 16 Newton and 4 Newton are acting, but at what angle it is not given. So when this angle theta is not given, how can you find out the answer value? Because if you go for the calculation and apply the formula, you will write down 16 square plus you will write that 4 square then 2, 16, 4, and now you will have cos theta. So without cos theta, how can you find the value of vector C? Yes, sir. So you cannot tell, right? So this question will be like data insufficient. Find the magnitude of resultant. देखो, रिजल्टेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप 16 और 4 को ऐड कर दो, ये गलत तरीका है। वेक्टर का रिजल्टेंट मैथमेटिक्स के तरीके से नहीं होता कि मैथमेटिक्स में तो आप 16 एंड 4 को ऐड करोगे। इन मैथमेटिक्स अगर आप 16 प्लस 4 कर दो तो 20 आ जाएगा मैथमेटिक्स में। लेकिन हेलो, हाँ जी, कौन है भाई BAM के नाम से? पता है? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में क्या होगा कि यस, वी कैन नॉट टेल द मैग्नीट्यूड। आप ये लिखोगे, वी कैन नॉट टेल
the exact value of magnitude. You cannot tell the exact value, exactly बता पाओगे. But yes, we can give range. आप range बता सकते हो. We can give the range of values, range of value of C vector. Not exact value, but you can estimate what can be the range. And how can we give the range of vector C? Because in trigonometry, in mathematics, in trigonometry, we know that cosine theta has a maximum value of, the maximum possible value of cosine theta is +1, and the minimum possible value of cosine theta is -1. This is as per trigonometry. Cosine theta can never be more than +1 and it can never be less than -1. So this value cannot be more than +1. So at the maximum, at the most, you can have +1 at this point. Cos theta can be +1. And if you write down +1 in place of cos theta, if you write +1 in place of cos theta, then you will get, if you take cos theta maximum, that is equals to 1, and then you will get the maximum value of C, as C maximum will be square root. Inside square root, you will have 16 square plus 4 square plus 2, 16, 4, and this cos theta will be 1. So you will calculate that value and you will get C max as 20. And when you substitute cos of theta minimum, which is -1, so if you put -1 here, at this place, if you substitute -1, so that minus will appear at this positive sign. Here you will have minus value. And then you will get the minimum value of C. And the minimum value of C will be, in this case, 12. Just put cosine theta x -1. Now you can say that the range of value of C will be, because we have obtained minimum value and we have obtained maximum value also. So now you can say that vector C, which is resultant, will be less than or equals to 20 and more than or equals to 12. So आप range में इसका आंसर दे सकते हो. You can give the answer in the range form, but you cannot tell what is the exact value. It can be any value between 12 and 20. It can be any value between 12 and 20. But what is the exact value? To find out the exact value, we must know what is the exact value of cos theta. What is the value of theta? At what angle the two vectors are. राइट ये कंसेप्ट है इसका. इस तरीके से डील करोगे इसको. तो इसको अगर आप और जनरलाइज करो, ठीक है ना, इसको और जनरलाइज करें, अगर देखिए, अगर मैं इसको और जनरलाइज करूं तो ये मैं कहना चाह रहा था आपसे, देखिए इसी चीज को, दैट, इसको और जनरलाइज करें कि इसको अगर आप जनरलाइज करो टू बी मोर जनरल, इफ A and B are two vectors and vector C, which is the resultant, vector C equals to A plus B, that means vector C is the resultant, then the maximum possible value of C can be equal to simply A plus B, and that will come when you substitute cos theta as +1, because if you, when you put cos theta as +1, you will have square root of A square plus B square plus 2AB, which is A plus B whole square. And then you can have a minimum value of C equals to A minus B. You will take the modulus of this value. The first one is when the cos theta has maximum value +1. Second one is when you put cos theta equals to -1. And further, the value of cos theta is +1 when theta is 0 degree, and value of cos theta is -1 when theta is 180 degree.
So this is generalized statement, right? Example लो देखो. Suppose you have vectors like this. Suppose we have one vector in this direction, a vector. Let's say this is my a vector. The value of a vector is 10. Then we have one more vector. Right? Then we have one more vector. Let's say b vector. Right? And then the value of b vector. Let's say the value of b vector is 6. And you have option. You have choice to rotate the b vector. You can rotate the b vector in any direction. You have the choice. Then what can be the maximum value? A plus b. Look, you can choose. You have the choice to. You can choose b vector according to your convenience. The direction of b vector, not the value. B vector value. The value of b vector equals to 6. But you can take b vector in any possible direction. Now think a and b as displacements. Think a and b as displacements. You walk for 10 meter in one direction. You walk for 10 meter in one direction, and now you have to walk 6 meters. Now you have to walk 6 meter, and that you can do, and that you can have in any direction. So if you travel 6 meter in the same direction, or you can travel 6 meter in other directions also. So if you travel 6 meter in the same direction, and someone else travel 6 meter in some other direction, someone else. Now who will have larger value of displacement? Who will have larger value of displacement? This is your second choice, and it was your first choice. And third choice, you can travel 6 meter in the backward direction also. You can travel 6 meter in the backward direction. This is choice number 3. Now tell me, out of 3 choices, 1, 2, 3, in which condition you have largest displacement, in which condition you have lowest minimum displacement, and in which condition you have a displacement which is in between the lowest value and the largest value. Right? जल्दी से देख लीजिए इसको. So for the choice number 1, displacement is from here to here, which is 16 meter. For the choice number 3, the displacement will be from here to here, which is 4 meter, which is the lowest displacement. And for the choice number 2, the displacement will be this one, but that displacement will be less than 16 meter. So the maximum displacement will be when 10 and 6 meters are in the same direction, lowest when they are in the opposite direction, and otherwise it will be in between them.